तो आयनिक बॉन्ड्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखने को मिलता है। एक और बात, यहाँ पे फुल ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, पार्शियल ट्रांसफर नहीं होता। इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन कितना है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना है, तो वो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, इसको बताने के लिए कूलम्स लॉ। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीला। मैं फिर से आ गया हूँ आपके बीच में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर के साथ। जैसा कि आपको जानकारी होगी कि हम बायोकेमिस्ट्री की प्लेलिस्ट बना रहे हैं और उसमें ऑलरेडी हम लोगों ने केमिकल इंटरैक्शन से रिलेटेड काफ़ी वीडियोस बना चुके हैं। और आज के इस वीडियो में मैं आपको आयनिक बॉन्ड या आयनिक इंटरैक्शंस के बारे में जानकारी देने वाला हूं। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि आयनिक बॉन्डिंग क्यों बनती है या आयनिक बॉन्ड्स क्यों बनते हैं, इसके पीछे के रीज़न को डिस्कवर करेंगे। इसके अलावा ये भी बात करेंगे कि एप्सिलॉन का क्या मतलब होता है, कूलम्स लॉ का क्या रोल है आयनिक बॉन्ड्स में, और साथ ही साथ कुछ पीवाईक्यूज को भी देखेंगे जिससे कि आपकी अंडरस्टैंडिंग और स्ट्रेंथन हो जाएगी। तो पूरी अच्छी तरीके से नोट्स के फॉर्म में इसको देखेंगे, तो वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो केमिकल इंटरैक्शंस में आयनिक बॉन्ड्स। इससे पहले मैं ऑलरेडी कोवेलेंट इंटरैक्शंस वगैरह के बारे में, हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शंस, इसके बारे में आपसे बातचीत कर चुका हूं। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि उन वीडियोस को जाकर के ज़रूर देख लें। तो चलिए सबसे पहली स्लाइड की तरफ बढ़ चलते हैं। सबसे पहली स्लाइड में ये मेंशन्ड है कि आयनिक बॉन्ड्स में क्या होता है या आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे होता है। तो आयनिक बॉन्ड्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखने को मिलता है। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक एटम से दूसरे एटम में देखने को मिलता है। अब अगर मान लीजिए कि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स एक एटम से दूसरे एटम की तरफ जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली क्या होगा, एक एटम के पास इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाएंगे और दूसरे वाले एटम के पास इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हो जाएंगे। क्योंकि आपको पता है, अगर हम ये देखें तो ये मान लीजिए कि ये एक एटम है और इस एटम के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ज़्यादा एक बराबर होते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक बराबर होते हैं। ठीक है। तो अब अगर मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा है एक एटम से दूसरे एटम में, मान लीजिए ए से बी की तरफ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, तो ऑब्वियसली ए क्या हो जाएगा, ए इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास कम हो जाएगा। और एक इलेक्ट्रॉन कम होने की वजह से प्रोटॉन इसके पास ज़्यादा हो जाएंगे, प्रोटॉन का नंबर इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से ए जो है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा और बी जो है, क्योंकि इसके पास अब एक इलेक्ट्रॉन अधिक हो गया है नंबर ऑफ प्रोटॉन से, तो इसीलिए इसके पास एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होने की वजह से इसके ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। तो ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि जब भी आयनिक बॉन्ड फॉर्म होगा तो पॉजिटिवली चार्ज्ड और नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस के बीच में होगा। तो अब पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन को क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड एज कैटायन, और नेगेटिवली चार्ज्ड आयन को क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड एज एनायन। तो कैटायन और एनायन, अक्सर यहाँ पे कंफ्यूजन होता है। जब मैं भी पढ़ा करता था तो मुझे कंफ्यूजन होता था कि कौन सा वाला आयन जो है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड है, कौन सा नेगेटिवली चार्ज्ड है। तो इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका है, नेगेटिवली चार्ज्ड में NEGATIV, नेगेटिवली में N आता है, और उसी तरीके से एन आयन में भी N आ रहा है। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं कि एनायन नेगेटिवली चार्ज होता है, कैटायन पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो इतनी बात समझ में आ गई कि आयनिक बॉन्ड बनता किसके किसके बीच में है, तो पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज आयंस के बीच में बनता है। एक और बात, यहाँ पे फुल ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, पार्शियल ट्रांसफर नहीं होता, कंप्लीट ट्रांसफर देखने को मिलता है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कंप्लीट ट्रांसफर। तो जो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा वो कंप्लीट होगा, पार्शियल नहीं होगा। यहाँ पे अगर आपको याद हो तो जब हम लोग कोवेलेंट इंटरैक्शंस के बारे में डिस्कस कर रहे थे, तो कोवेलेंट में मैंने आपको पोलर इंटरैक्शंस के बारे में बताया था। अगर मान लीजिए ये ए है और ये बी है और इनके बीच में कोवेलेंट इंटरैक्शन है, तो अगर मान लीजिए बी इलेक्ट्रोनेगेटिवली ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता था और ए कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता था, तो बी की तरफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा शिफ्टेड हुआ करते थे। इसको हम लोग बोलते थे पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। बट यहाँ पे एक बात आपको समझने की ज़रूरत है कि इस समय जब बी की तरफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा शिफ्टेड होते थे, तो बी को हम पार्शियल नेगेटिव दिखाते थे और ए को हम पार्शियल पॉजिटिव दिखाते थे। ये जो सिंबल है पार्शियल, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो टेम्परेरली ट्रांसफर्ड हैं एक एटम की तरफ और दूसरे एटम की तरफ इलेक्ट्रॉन्स कम हैं। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कंप्लीट ट्रांसफर नहीं होता, दिस इज नॉट कंप्लीट ट्रांसफर।
तो जब भी आप पोलर कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में बात करते हैं तो वहां पे कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता, और जब भी आप आयनिक बॉन्ड के बारे में बात करते हैं तो वहां पे कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। अभी आगे चल करके एग्जाम्पल के बाद से भी मैं आपको सिखाने की कोशिश करूंगा। तो अब आयनिक बॉन्ड एग्जिस्ट ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन कैटायन एंड एनायन। तो ऑब्वियसली यहाँ पे मैंने आपको कैटायन दिखाया कैसे बनता है, एनायन दिखाया कैसे बनता है। अब इस कैटायन और एनायन के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन या आयनिक बॉन्ड कह देते हैं। अब आयनिक बॉन्ड तभी बनता है, अभी एक और पॉइंट यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं कि आयनिक बॉन्ड हमेशा नहीं बनता। आयनिक बॉन्ड तभी बनता है जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आपका बहुत ज्यादा होता है। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस काफी ज्यादा होगा तो आपका आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड यहाँ पे बनता है। तो अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस का मतलब क्या होता है इसको भी थोड़ा सा आगे समझते हैं। तो यही चीज मैंने कंटिन्यू की है, व्हेन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन द टू एटम्स इन्वॉल्व्ड इज लार्ज। अगर ए और बी मान लीजिए दो एटम्स हैं, अगर हम यहाँ पे कहें ए, ये कहें बी, ये दो एटम्स हैं, इन दोनों एटम्स के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिव या इन दोनों एटम्स के बीच में अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस लार्ज है तो ही इनके बीच में आयनिक बॉन्ड बनेगा। जब भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस लार्ज होता है तो ऑब्वियसली एक एटम जो है वो मेटालिक होगा और दूसरा एटम नॉन मेटालिक होगा, तभी इनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होता है। तो दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि एक एटम इसमें मेटल होगा और दूसरा एटम नॉन मेटल होगा। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे बात करें सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन। अब अगर हम लोग सोडियम क्लोराइड को देखें तो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शन कैसे होता है उसको देख लेते हैं। सोडियम में इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? 11 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। अगर हम इसमें देखें तो 2,8,1 ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा, और ये जो आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन दिख रहा है वो यहाँ पे रेड कलर से दिखाया जा रहा है। वहीं अगर हम लोग क्लोरीन के बारे में बात करें तो क्लोरीन के पास 17 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो यहाँ पे 2,8, 10 और 7 ये हो गया क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अब देखने की बात यह है कि अगर ये सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है तो ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अटेन कर लेगा। सेम वे में अगर क्लोरीन अपना एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है तो ये भी स्टेबल आउटर मोस्ट ऑर्बिटल का जो कन्फिग्रेशन है वो अटेन कर लेगा। तो यहाँ पे होता क्या है, सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से डोनेट कर दिया और इसको एक्सेप्ट कौन कर लेता है? क्लोरीन एक्सेप्ट कर लेता है, जिसकी वजह से सोडियम क्या बन जाता है? Na+, और क्लोरीन क्या बन जाता है? Cl-, क्लोराइड आयन इसको बोलते हैं, और ये क्या बन गया? सोडियम आयन बन गया। तो अब इन दोनों के बीच में इंटरैक्शन होने के कारण सोडियम क्लोराइड बन जाता है। ये इंटरैक्शन इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शन या आयनिक इंटरैक्शन कहलाता है। आयनिक इंटरैक्शन अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। अगर हम यहाँ पे समझें कि एक और क्लोरीन मान लीजिए आ जाएगा, तो क्लोराइड आयन अगर आ जाएगा तो ये वाला क्लोराइड आयन इस वाले क्लोराइड आयन को रिपेल करने की कोशिश करेगा, क्योंकि ये चार्ज्ड है। तो चार्ज की वजह से ये दोनों रिपेल होने लगेंगे। वहीं अगर हम कहें कि एक और कोई ऐसा आयन आ जाए जो कि पॉजिटिवली चार्ज हो, तो यहाँ पे अट्रैक्शन देखने को मिलने लगेगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शन रादर अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है, ये कहने का मतलब हो गया। अब अगर मान लीजिए कि हम कैलकुलेट करना चाहें कि इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन कितना है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना है, तो वो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? इसको बताने के लिए कूलम्स लॉ इंपॉर्टेंट है। अब कूलम्स लॉ को अगर हम देखें तो यहाँ पे मैंने इसको मेंशन कर रखा है, फोर्स इज इक्वल्स टू 1/4πε इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R²। अब जो एप्सिलॉन है यहाँ पे ये काफी इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, इसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या परमिटिविटी के नाम से भी जानते हैं। Q1 और Q2 यहाँ पे चार्ज ऑन द एटम, चार्ज ऑन द आयंस हैं, और R उनके बीच का रेडियस है। अब अक्सर यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मान लीजिए जो एप्सिलॉन है उसकी वैल्यू अगर हम चेंज कर दें, आप वैल्यू कैसे चेंज कर सकते हैं? ऑब्वियसली एप्सिलॉन जो है वो डिपेंड करता है कि कौन सा सॉल्वेंट के अंदर ये रिएक्शन हो रहे हैं। Q1 और Q2 के बीच में जो इंटरैक्शन है वो कौन से सॉल्वेंट के अंदर है। अगर वाटर के अंदर होगा तो एप्सिलॉन की वैल्यू दूसरी होगी, एसीटोन के अंदर होगा तो एप्सिलॉन की वैल्यू दूसरी होगी। एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, अगर हम फोर्स ऑफ इंटरैक्शन को देखें तो F ऑब्वियसली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/एप्सिलॉन के।
अब एप्सिलॉन फॉर वाटर, पानी के लिए जो एप्सिलॉन की वैल्यू है वो 78.5 होती है। वहीं एसीटोन के लिए अगर हम देखें तो 20.7 है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो फोर्स ऑफ इंटरैक्शन या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो पानी के अंदर, वाटर के अंदर हमेशा कम होगा एज कंपेयर टू एसीटोन, क्योंकि एसीटोन की एप्सिलॉन की वैल्यू कम होने के कारण फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एसीटोन में ज्यादा होगा। तो अगर हम देखें तो फोर्स इन केस ऑफ एसीटोन would be higher and force in case of water would be lower। ये ऐसा क्यों है? क्योंकि epsilon in case of acetone is lower and epsilon in case of water is higher। तो इस पे क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछा जाता है। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है इस रेडियस के ऊपर कि अगर रेडियस के अंदर बदलाव करेंगे तो क्या चेंज आएगा। ठीक है, तो डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या एप्सिलॉन का मतलब ये हो गया कि कोई भी सॉल्वेंट कितना प्रिवेंट कर पा रहा है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को या आयनिक बॉन्ड बनने को, कितना रेजिस्ट कर पा रहा है, उसको हम लोग एप्सिलॉन के फॉर्म में दिखाते हैं। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शन बिटवीन डिसॉल्व्ड आयंस आर मच स्ट्रॉन्गर इन एसीटोन एज कंपेयर टू वाटर। ऑब्वियसली क्योंकि डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू अलग अलग है दोनों में। वाटर के केस में डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा है, एसीटोन के केस में डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू कम होती है। तो इतनी चीज अगर समझ में आ गई तो आयनिक बॉन्ड कम से कम आपके दिमाग में क्लैरिटी के साथ आ गया होगा। अब इसके ऊपर कुछ PYQs करते हैं ताकि आपकी लर्निंग और इंप्रूव हो जाए। An ionic bond is formed when electrons are shared equally between atoms. Electrons are transferred. Shared equally होता था तो covalent bond होता था, covalent bond. Electrons are transferred from one atom to another atom. बिल्कुल सही बात है, डोनर से एक्सेप्टर की तरफ इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है। जैसे अभी हमने सोडियम क्लोराइड के अंदर देखा था, सोडियम से क्लोरीन की तरफ एटम का इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा था। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरैक्शंस स्टेबिलाइज प्रोटीन टर्चरी स्ट्रक्चर। अब प्रोटीन का टर्चरी स्ट्रक्चर कैसा होता है? 3 डायमेंशनल होता है इस तरीके का। ठीक है, बिटवीन चार्ज साइड चेन्स। अब यहाँ पे देखिए चार्ज साइड चेन्स का मतलब क्या हो गया? ऐसे बहुत सारे अमाइनो एसिड्स होते हैं जिनकी साइड चेन यानी कि जो आर ग्रुप इनका होता है वो चार्ज होता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लोग देखें तो आर्जिनिन हो गया, एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लोग देखें तो लाइसिन हो गया, हिस्टिडीन हो गया। ये तो पॉजिटिवली चार्ज्ड अमाइनो एसिड्स होते हैं। वहीं अगर हम नेगेटिवली चार्ज्ड अमाइनो एसिड्स के बारे में देखें तो एस्पार्टिक एसिड हो गया या ग्लूटामिक एसिड हो गया, तो ये नेगेटिवली चार्ज्ड है। अगर इन दोनों के बीच में इंटरैक्शन हो रहा होगा तो कौन सा इंटरैक्शन हो रहा होगा? आयनिक इंटरैक्शन हो रहा होगा, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में आयनिक इंटरैक्शन होता है। तो ये आयनिक इंटरैक्शन या इसको हम सॉल्ट ब्रिज के नाम से भी जानते हैं। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। आयनिक इंटरैक्शंस इन प्रोटीन्स आर मोस्ट सेंसिटिव टू चेंजेस इन। तो एक बात समझिए कि प्रोटीन्स जो हैं उनके ऊपर चार्ज, क्योंकि ऑब्वियसली आयनिक इंटरैक्शंस चार्ज के ऊपर डिपेंड करते हैं। अगर चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव है तो अट्रैक्टिव फोर्स लग सकता है, पॉजिटिव पॉजिटिव है तो रिपल्सिव फोर्स लग सकता है, नेगेटिव नेगेटिव है तो भी रिपल्सिव फोर्स लग सकता है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे क्या है कि आयनिक इंटरैक्शंस प्रोटीन्स के अंदर सबसे ज्यादा किस चीज के लिए सेंसिटिव होते हैं? तो ध्यान रखिएगा, पीएच के लिए सेंसिटिव होते हैं, क्योंकि अलग अलग पीएच के अंदर डिफरेंट pH will provide different charges to the amino acid। तो अलग अगर आपने pH लिया तो इसकी वजह से चार्ज ऑन अमाइनो एसिड ये वेरी करेगा, और अगर ये वेरी करेगा तो ऑब्वियसली आयनिक इंटरैक्शंस वेरी करेंगे। तो करेक्ट आंसर हो गया pH। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू आयंस इज गिवन बाय कूलम्स लॉ। अभी अभी मैंने आपको ये बात बताई भी थी। F इज इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन एप्सिलॉन इंटू आर स्क्वायर। तो 1/4 पाई को आपने के लिख दिया है, 1/4 पाई Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर करके फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया था। इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू आयंस इज डबल्ड द फोर्स बिकम्स। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो फोर्स को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर रखा है आर के स्क्वायर के। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एप्सिलॉन नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि सॉल्वेंट सेम लिया गया है। यहाँ पे पूछा गया है कि अगर डिस्टेंस दो आयंस के बीच में डबल कर दी जाए, तो पहले अगर डिस्टेंस r थी तो अब 2r कर दी जाए, तो r से r स्क्वायर होगा और ये 2r से 4r का स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि अब जो नया फोर्स होगा वो 1/4r स्क्वायर के बराबर या उसके प्रोपोर्शनल होगा। यानी कि फोर्स जो है वो 1/4 या 1/4 हो चुका होगा। तो करेक्ट आंसर हो गया यहाँ पे C। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ होगा, मुझे लगता है इस चीज समझ में आ गई होगी। मैं थोड़ा सा
यहाँ से हट जाता हूँ ताकि आप यहाँ पे देख सकें। इसको मैं अपने आप को हटा देता हूँ थोड़ा। तो उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया हो। चलिए वापस आ जाते हैं और डिस्कस करते हैं अगले क्वेश्चन को। यस, अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग विल वीकन आयोनिक इंटरैक्शंस बिटवीन चार्ज ग्रुप्स इन बायोलॉजिकल सिस्टम। अगर आपको वीक करवाना है आयनिक इंटरैक्शन को, मैंने आपको अभी अभी फॉर्मूला भी बताया था, F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू 1/r², या 1 मैं यहाँ पे Q1 Q2 लिख देता हूँ, Q1 इंटू Q2/r²। ठीक है, इस तरीके की कुछ बात थी। तो विच ऑफ द फॉलोइंग विल वीकन आयनिक इंटरैक्शंस, आयनिक इंटरैक्शन किसकी वजह से वीक होंगे? तो ऑब्वियसली अगर आप डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट को बदलाव करें, डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट में चेंजेस करें, किस तरीके के चेंजेस, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने वाटर का केस और एसीटोन का केस देखा था। मैंने आपको बताया था कि वाटर के अंदर डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट अधिक होने के कारण जब ये एप्सिलॉन ऑफ वाटर ज़्यादा होता है एप्सिलॉन ऑफ एसीटोन की से कंपैरिजन में, तो जिसकी वजह से क्या होता है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा होने की वजह से जो फोर्स होता है वो कम हो जाता है, क्योंकि फोर्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, फोर्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एप्सिलॉन नॉट के। तो जैसे ही आप डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट बढ़ाओगे वैसे ही फोर्स बिटवीन आयंस जो है वो वीकन हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इंक्रीज इन डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो गया बी। तो उम्मीद है कि ये सारे के सारे पॉइंट्स और PYQs आपके दिमाग में क्लैरिटी के साथ समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम लोग एक और इंटरैक्शंस यानी कि वैन डर वाल इंटरैक्शंस के बारे में बात करेंगे, जिसके बाद हमारा जितना भी आयनिक इंटरैक्शंस, कोवेलेंट इंटरैक्शंस, नॉन कोवेलेंट इंटरैक्शंस वाला जो पूरा टाइप है वो सारा का सारा खत्म हो जाएगा, और उसके बाद हम लोग दूसरे जो मेटाबोलाइट्स हैं उनके बारे में बातचीत करना शुरू कर सकते हैं। उससे पहले एक जो टॉपिक है वो पीएच और बफर का रह जाएगा, उसको पीएच और बफर को अगले आफ्टर वैन डर वाल इंटरैक्शन उसको कंप्लीट करेंगे। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आपके साथ डिस्कस करनी थी कि हमारा जो गेट बीटी और गेट एक्सेल का जो बैच है वो जल्दी ही अनाउंस होने वाला है। उसके लिए ऑलरेडी प्री बुकिंग फॉर्म्स जो हैं वो हम रिलीज़ कर चुके हैं। अगर आपको भी प्री बुकिंग फॉर्म चाहिए या आप गेट बीटी और एक्सेल के लिए क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 8299134528। इस नंबर पे कनेक्ट करिए और हम आपको सारी की सारी डिटेल्स दे देंगे जो प्री बुकिंग फॉर्म है उससे रिलेटेड। उम्मीद है ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे।